बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक अनोखी बात लेकर आया हूँ। न तो वो ग्रामर है, न वो लिंग्विस्टिक्स है, न लिटरेचर है, बल्कि बहुत अहम मसला है हमारे स्टूडेंट्स का कि वो अपने स्टडी को प्लान कैसे करें। हाउ टू मेक योर स्टडी प्लान। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और अपने सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस को जानते भी हैं, उसे पढ़ते भी हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि मेहनत किस एरिया में करनी है और कहाँ कम टाइम देना है, कहाँ हार्ड वर्क रिक्वायर्ड है और कहाँ स्मार्ट वर्क रिक्वायर्ड है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट नो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क। हार्ड वर्क तो यह है कि आप 6-6 घंटे 8-8 घंटे पढ़े चले जा रहे हैं और बेनिफिट आपको उतना ही हो रहा है जितना एक ऐसे स्टूडेंट को जो सिर्फ 2 घंटे पढ़ रहा है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस मैं बताता हूँ आपको। वो स्मार्ट वर्क कर रहा है जो 2 घंटे पढ़ रहा है, क्योंकि वो 2 घंटे यूज़फुल स्टडी कर रहा है। आप चाय पी पी के, आँखों पे पानी मार मार के, छपाके मार के जागने की कोशिश कर रहे हैं और पढ़े जा रहे हैं। यू आर डूइंग हार्ड वर्क, नॉट स्मार्ट वर्क। तो इसका तरीक़ाकार क्या है? मैंने यहाँ एक ग्राफ डिज़ाइन किया है। ये मेरा नहीं है भैया, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के प्रोफेसर डॉक्टर मेल्सन की बुक में ये बना हुआ है ग्राफ, और उन्होंने बहुत स्टडी की है इसके ऊपर। मैंने वहीं से थोड़ा बहुत सीखा है और वही मैं आपको सिखा रहा हूँ अब। बेसिकली कोई भी प्रोजेक्ट हो, देखिए एल्बर्ट आइंस्टाइन कहता है, आई एम क्वाइट अवेयर दैट फॉर द सक्सेस in any complex undertaking, it is necessary that one man should do the thinking. Number 1, thinking. Number 2, directing. Number 3, bear the responsibility. ये जो सबसे पहला वाला काम है ना, थिंकिंग, ये बहुत ज़रूरी है। थिंकिंग कह लें या मैं कहूँ थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट इज़ टू बी डन, when it is to be done and how it is to be done. Thinking in advance, what is to be done, when it is to be done and how it is to be done. That thinking is called planning. And planning is the most important thing for the success in any complex undertaking, in any project. It makes a bridge between where we are now and where we want to be. It is a bridge between the starting point and the destination, the target, the goal we want to achieve. And this bridge should be made with a plan to set your objectives and decide an appropriate course of action. That is planning. Plan is never for the past. You know, plan is always a futuristic function. Plan is a futuristic function. आप प्लान मुस्तकबिल के बारे में बनाते हैं, कभी कोई पास्ट के बारे में नहीं बनाते। कॉमन सेंस की बात है। It reduces the risk of uncertainties. ये जो प्लान हम बनाते हैं ये गैर मुतवक्के तौर पर आने वाले हादसात और सानेहात से हमें बचाता है। मिसाल के तौर पर एक काम आपने शुरू करना है तो आपने फर्स्ट स्टेप क्या लेना है, फिर उस स्टेप के नतीजे में क्या क्या रिज़ल्ट्स पॉसिबल हैं। जितने पॉसिबल रिज़ल्ट्स आपको मालूम हैं आप नोट डाउन कीजिए। हर पॉसिबल रिज़ल्ट के अगेंस्ट आपको फिर नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है ये लिखिए। फिर हर स्टेप के अगेंस्ट क्या क्या रिज़ल्ट्स पॉसिबल होंगे वो प्लान कीजिए। तो इसमें तो काफ़ी टाइम लगेगा। जी हाँ, अगर कोई प्रोजेक्ट आप कामयाबी से करना चाहते हैं तो प्लानिंग को ज़्यादा टाइम दिया जाता है। ऑलमोस्ट 80%, 70% to 80% टाइम दिया जाता है प्लानिंग को। तो प्रोजेक्ट रिमेनिंग 20-30% में टाइम में कंप्लीट हो जाता है। अब्राहम लिंकन
अब्राहम लिंकन ने एक बार कहा कि गिव मी 6 hours टू चॉप डाउन अ ट्री, कि मुझे एक दरख्त काटने के लिए 6 घंटे की मोहलत दीजिए। एंड आई स्पेंड द फर्स्ट 4 शार्पनिंग द एक्स, मैं पहले 4 घंटे खर्च करूंगा अपनी कुल्हाड़ी को तेज करने में। यानी देखें, 6 घंटे का टाइम दिया है, दरख्त काट के गिराना है, 4 घंटे का टाइम वो कह रहा है कि मैं सिर्फ कुल्हाड़ी को तेज करूंगा, धार रखूंगा, शार्पन करूंगा। और अगर कुल्हाड़ी अच्छी तरह शार्पन हो चुकी होगी तो फिर रिमेनिंग 2 hours से पहले पहले ही वो दरख्त गिर जाएगा। तो प्लानिंग की ये इम्पोर्टेंस है। यू मस्ट नो व्हाट इज़ अर्जेंट एंड व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। द थिंग व्हाट इज़ अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट should have got the first priority in your plan। और अगर कोई चीज़ इम्पॉर्टेंस तो है मगर अर्जेंट नहीं है तो जाहिर है उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं हो सकती, सेकंड प्रायोरिटी हो जाएगी। अब कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है मगर अर्जेंट है तो आई थिंक उसकी थर्ड प्रायोरिटी हो जाएगी। और कोई चीज़ ना अर्जेंट है ना इम्पॉर्टेंट है तो उसकी प्रायोरिटी लास्ट होगी आपकी नज़र में। ये मैं क्लास में क्वाड्रेंट बना के सिखाता हूँ, तो वो भी कभी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। फ़िलहाल इस पर हम बात करते हैं हाउ टू मेक योर स्टडी प्लान। तो देखिए, एक आम नज़रिया स्टडी के बारे में लोगों का ये है कि द मोर यू स्टडी द मोर यू लर्न, द मोर यू वर्क द मोर यू लर्न। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा टाइम लगाएंगे, जितना ज़्यादा आप टाइम खर्च करेंगे पढ़ाई पर, उतना ज़्यादा आप सीखेंगे, उतना लर्न करेंगे। देखिए, किसी हद तक बात दुरुस्त भी है, लेकिन उसके बाद ये बात इंतहाई ख़तरनाक हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये ग्राफ आप देख सकते हैं, एक्स एक्सिस पर मेरे पास है आवर्स, घंटे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और वाई एक्सिस पर मेरे पास है लर्निंग अमाउंट, हाउ मच यू लर्न, 1 2 3 4 5 लर्निंग के यूनिट्स हैं। अब देखिएगा, 1 घंटे, अच्छा पहले तो आपने ज़ीरो पे खड़े, टाइम नहीं दिया स्टडी को, लर्निंग भी कुछ नहीं हुई, ज़ीरो पे खड़े आप, ना कुछ किया ना कुछ हासिल किया। 1 hour स्टडी की तो एटलीस्ट इतना आपने लर्न कर लिया, यानी आपने 1 घंटे का टाइम दिया तो इतनी लर्निंग आपको मिल गई। ग्राफ तो स्टडी करना आता होगा आप लोगों को। 2 घंटे, ट्वाइस मच टाइम दिया तो ट्वाइस मच लर्निंग भी हो गई आपकी। तो आपने देखा, अरे 1 घंटे पढ़ा था इतनी लर्निंग हुई, 2 घंटे पढ़ा इससे डबल लर्निंग हो गई, अगर 3 घंटे पढ़ूंगा तो उससे ट्रिपल लर्निंग हो जाएगी। आपने वही किया, 3 घंटे पढ़ा तो 3 गुना ज़्यादा स्टडी लर्निंग हो गई आपकी। 4 घंटे पढ़ा, 4 गुना ज़्यादा लर्निंग हो गई। अब आपने सोचा, यार अगर मैं 8-10 घंटे पढ़ूंगा फिर तो मज़े आ जाएंगे, लर्निंग मेरी इतनी हो जाएगी। नहीं, बस तकरीबन इतने टाइम के बाद ये ग्राफ उल्टा हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है। अब आप टाइम बढ़ाते जाइए, 5 घंटे स्टडी करेंगे तो कम लर्निंग हुई, 9 घंटे स्टडी की, देखो लर्निंग कितनी कम हो गई, 3 से भी कम हो गई। जबकि यहाँ 3 घंटे में 3 थी, यहाँ 9 घंटे में भी 3 नहीं हुई। 13 घंटे स्टडी किया आपने, 13 घंटे तक स्टडी करते रहे, लर्निंग 2 घंटे से भी कम है। 16 घंटे स्टडी की, लर्निंग 1 घंटे के बराबर है। क्यों? उसकी वजह, बेटे इंसानी दिमाग जो है ना, वो कोई मशीन नहीं है। जाहिर है कि एक वक्त आता है जब आप स्टडी करते 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 बिलाखिर थक जाते हैं, जहन थक जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप कितना स्टेमिना है आप में। स्टडी का स्टेमिना जो होता है ना आपका, एक्चुअली ये मैक्सिमम जो आपकी प्रॉफिटेबल वर्क है वो ये है स्टेमिना, जिसको हम ऑप्टिमम पॉइंट कह रहे हैं। यानी पॉजिटिवली जो आपने वर्क किया है मैक्सिमम, वो ऑप्टिमम है। डॉक्टर मेल्सन ने इसको ऑप्टिमम कहा है। क्या मतलब? मतलब ये कि आप कितनी देर तक आप में स्टेमिना है, आप में क़ुव्वत है उस सब्जेक्ट को इंटरेस्ट और कंसंट्रेशन के साथ स्टडी करने की। फिर उसके बाद क्या होता है? यू गेट फैटिग्ड, आप उकता जाते हैं, यू फील बोर्डम एंड यू फील ओवर टायर्ड,
टायरसम फील करते हैं, आप थकन महसूस करते हैं, जहनी तौर पर एक ही पैराग्राफ बार बार पढ़ते हैं मगर दिमाग में नहीं उतर रहा होता, तो इट मीन्स यू शुड स्टॉप हियर। अब चाय पीकर जगाने की ज़रूरत नहीं है अपने दिमाग को, अब आपको मुंह पे छपाका ठंडे पानी का मार कर अपने आप को जगाने की ज़रूरत नहीं है, ये अहमकाना हरकत है। यू मस्ट स्टॉप हियर। रुक गए, कुछ वक्फे में क्या किया, अब जहन को रेस्ट मिलता है। अच्छा, जहन को रेस्ट नहीं मिलता, रेस्ट का तो मतलब सुकून, साकिन हो जाए। अगर जहन या दिमाग साकिन हो जाए तो इंसान की मौत वाक़ई हो जाएगी। जहन को आराम, रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है कैसे, वैरायटी ऑफ एक्शन, चेंज ऑफ एक्टिविटी। आप एक्टिविटी चेंज करके देखें, अगले 2 घंटे आप कुछ और एक्टिविटी रखें, उसके बाद जब दोबारा वापस आएंगे स्टडी की तरफ तो आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो चुका होगा, क्योंकि जिस्म की तरह जहन आराम नहीं करता। अगर आपको जिस्म की थकान है तो आप सो जाएं, जिस्म को आराम मिल जाएगा, लेकिन अगर जहन थका हुआ है तो सोने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जहन कभी नहीं सोता। आप सब सो रहे होते हैं तब भी जहन जाग रहा होता है। तो आपको जहनी आराम के लिए चेंज ऑफ एक्टिविटी, आपको वीडियो गेम खेल लें, कोई दोस्तों से बात कर लें, इधर उधर चले जाएं, क्रिकेट खेल लें, ठीक है ना, कोई मूवी देख ली, ड्रामा देख लिया, फिर जब वापस आएंगे स्टडी की तरफ तो यू हैव गॉट अ फ्रेश माइंड फॉर योर स्टडी। तो ये ज़रूरी है। अच्छा, अब ये ऑप्टिमम कैसे पता चलेगा, किसका कितना स्टेमिना है, तो देखिए 3 चीज़ें, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है, टाइम टू टाइम वेरी करता है। पहले मैं डिस्कस करूंगा पर्सन टू पर्सन। भाई मैं हिस्ट्री 4-4 घंटे पढ़ सकता हूँ, बोर नहीं होता। आप हो सकता है हिस्ट्री आधे घंटे पढ़ के नींद आना शुरू हो जाए। मैं मैथमेटिक्स 1 घंटे भी नहीं कर सकता, नींद आ जाती है, थक जाता हूँ मैं ज़हनी तौर पर। बाज़ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो 6-6 घंटे मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहते हैं, थकते नहीं हैं और एक्टिव हो जाते हैं। तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा अपना। आप स्टॉप वॉच ऑन कीजिए, एक सब्जेक्ट को स्टडी करना शुरू कीजिए, घंटे 2 घंटे बाद जब आपको ये लगने लगे कि हाँ भाई अब आई एम नॉट गेटिंग इन इट, अब मैं इसे समझ नहीं रहा हूँ जो मैं पढ़ रहा हूँ, अब मैं पढ़ तो रहा हूँ लेकिन मेरी दिमाग में नहीं उतर रहा, इट मीन्स यू मस्ट स्टॉप हेयर, दिस इज़ योर ऑप्टिमम फॉर दैट सब्जेक्ट। Then some relaxation of mind, change of activity, again return to your study, then take another subject and find out the optimum of that subject. Every time in a day you find the optimum for each and every subject of yours. When you have done, now you can make a plan कि भाई इस सब्जेक्ट को मैं 2 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ सकता, इस सब्जेक्ट को मैं 1 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ सकता, इस सब्जेक्ट को मैं आधे घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ सकता। आप जो सबसे कम वाला है आधे घंटे का, उस एक सब्जेक्ट को दिन में 4 सेशन दे दें वक्फे से। हर नए आधे घंटे में आपका माइंड फ्रेश होगा। जो सब्जेक्ट 1 घंटे आप पढ़ सकते हैं उसको दिन में 2 सेशंस दे दें 1-1 घंटे के, बीच में गैप दें आप, ठीक है ना। इस तरह से आप प्लान कर सकते हैं अपनी स्टडी को और टाइम टेबल बना सकते हैं। फिर सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट भी चेंज होता है, पर्सन टू पर्सन भी चेंज होता है, टाइम टू टाइम। एक सब्जेक्ट क्लास में शुरू से ले रहा था तो इंटीग्रेशन स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट मेरे निकल गए, उसके बाद मैंने क्लास लेना शुरू की तो वो समझ में नहीं आ रहा मेरे। देखो आप बोर कब होते हैं किसी चीज़ को पढ़कर, बोर उस वक्त होते हैं जब या तो बहुत देर हो गई हो टाइम पीरियड की वजह से, या एक और वजह समझ में ही नहीं आ रहा। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही उसमें इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा भाई, तो समझने की कोशिश करें, ठीक है। और इस ग्राफ को फॉलो करें। येस, द मोर यू वर्क द मोर यू लर्न, बट एट अ सर्टन लिमिट। आफ्टर दैट द मोर यू वर्क द लेस यू लर्न। यू हैव सीन हियर द ग्राफ इज गोइंग बिलो, राइट। दैट्स व्हाई रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर दैट you must know the optimum of yours in each subject. हाँ, ऑप्टिमम को इंक्रीज़ किया जा सकता है। एक सब्जेक्ट है आधे घंटे पढ़ के बोर हो जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद आप आदी होते जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता स्टेमिना उस सब्जेक्ट में बढ़ता जा रहा है, आप चेंज कर रहे हैं। देखिए बात मेरी कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब आप इसको सामने रखकर पहले एक दिन, सिर्फ एक दिन खर्च होगा, एक दिन बैठकर हर सब्जेक्ट का ऑप्टिमम फाइंड आउट करें, और ये एक दिन का काम है पूरे। यानी आपने सुबह उठकर एक सब्जेक्ट पढ़ा,
ऑप्टिमम फाइंड आउट कर लिया भाई, मैं ऐसे 1.5 आवर से ज़्यादा नहीं पढ़ सकता, इनफ। नोट कर लें आप। अब बीच में 1-2 घंटे का गैप दिया, कोई और सब्जेक्ट लेकर बैठ गए, उसको चेक कर रहे हैं कितनी देर तक आप पढ़ सकते हैं इस सब्जेक्ट को। पता चल गया इस सब्जेक्ट का मेरा ऑप्टिमम इतना है, स्टेमिना इतना है, नोट कर लिया आपने। बीच में आधे 1 घंटे 2 घंटे का गैप देकर फिर कोई सब्जेक्ट लेकर बैठ गए, फिर उस सब्जेक्ट का ऑप्टिमम निकाल लिया। एक दिन में आपने अपने तमाम सब्जेक्ट्स के ऑप्टिमम मालूम करने हैं। जब पता चल गया तो अब टाइम टेबल बनेगा कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम मैं दे सकता हूँ 24 घंटों में। याद रखें, ज़्यादा सोने वाले लोग ज़्यादा खोते हैं। ये खोता वो नहीं है पंजाबी वाला खोता, खोते से मुराद ज़्यादा खो देते हैं, और कम सोने वाले लोग कम खोते हैं। तो वो खोता वो वाला खोता नहीं है। तो आपने अपने 8 घंटे 9 घंटे की नींद पूरी करनी है बस, ठीक है ना, और जागने की आदत डालें। जो लोग जागते नहीं हैं वो ज़िंदा कौमों में से नहीं होते, ठीक है ना। तो बेदार रहिए और स्टडी को टाइम दीजिए। और एक बात याद रखिए, बाअदब बानसीब। आखिरी जो हमारी मंजिल हमें हासिल होती है वो कब होती है, उसका फ़ैसला सिर्फ़ और सिर्फ इस पर होता है कि अगर आप बाअदब हैं तो आपका नसीब अच्छा है। आप कितनी मेहनत कर लें, बेअदब हैं, एंड में जाकर ठोकर खाएंगे, खुदा ना ख्वास्ता। और आप कि अगर मेहनत में कहीं कमी भी रह गई फिर भी आप बाअदब थे, इसलिए अल्लाह ताला आपका नसीब अच्छा कर देगा और किसी अच्छे शख्स के हाथ में कॉपी चली आएगी, अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ये भी होता है। तो ये आखिरी चीज़ है, बाअदब बानसीब, ठीक है ना। तो अदब बड़ों का कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं इससे आगे एक और चीज़ बताने आऊँगा कि किस तरह से प्रायोरिटीज़ डिसाइड करते हैं किन चीज़ों की। और स्कोप एक अजीब सी बात है हमारे यहाँ स्टूडेंट के माइंड में, ये कि भाई इस चीज़ का स्कोप है, इस चीज़ का स्कोप नहीं है। इंजीनियरिंग का स्कोप नहीं है, डॉक्टरी का स्कोप है, जो है वो MBA का स्कोप है, और BBA का स्कोप नहीं, पता नहीं क्या स्कोप की एक थ्योरी है बच्चों के जहन में। तो मैं आपसे पहले तो ये पूछता हूँ, भाई स्कोप होता क्या है? क्या आपको मालूम है? 99% लोगों को यही नहीं पता स्कोप होता क्या है, ठीक है ना। अगर स्कोप पैसे कमाना है, अगर स्कोप दौलत कमाना है, तो वो निहारी बेचने वाला हमसे ज़्यादा स्कोप है भाई उसका, हालांकि वो अंगूठा छापे बेचारा, लेकिन हमसे ज़्यादा अरबपति है वो। तो स्कोप इसको नहीं कहते भाई, स्कोप कुछ और चीज़ है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा आ रहा है, वैसे नारी बेचने वालों से माजरत, मुझे बड़ा शौक़ है नारी खाने का, तो स्कोप के बारे में अगला लेक्चर जो है डिटेल में बताऊंगा आपको, और करियर से मुतालिक कुछ काउंसलिंग भी करूंगा। थैंक यू वेरी मच। नवेद नकवी को इजाज़त दीजिए। शाद रहें, आबाद रहें।